So our GD topic is, can India's G20 presidency be treated as routine change of guard in an international body? ओके मैं इस टॉपिक का मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दूंगी पहले। इसका मतलब ये है कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो हर साल होती है। कोई ना कोई कंट्री जो G20 के मेंबर्स हैं वो हर साल मीटिंग होस्ट करते हैं, राइट। तो इस साल जो है इंडिया प्रेसिडेंट है। तो इस रूटीन चेंज ऑफ गार्ड का मतलब ये है कि हर साल जैसे हर कंट्री होस्ट करता है, क्या वैसे ही सिमिलरली इंडिया इस बार होस्ट करेगा, या फिर इंडिया के लिए कुछ नई मतलब कुछ नए चैलेंजेस या कुछ नए एजेंडाज हैं। क्या ये प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए अलग है, या फिर ये वही सेम है कि हर साल जैसे कोई कंट्री कर रहा है तो इस साल इंडिया की बारी है। ठीक है, रूटीन चेंज ऑफ गार्ड का मतलब ये होता है। ओके, सो ये है आपका टॉपिक। अब इस टॉपिक में व्हाट यू हैव टू डिस्कस इज कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ G20 फॉर इंडिया। ठीक है, व्हाट सिग्निफिकेंस डज G20 होल्ड फॉर इंडिया। ओके, क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट है इस ईयर का। सेकेंड, यू हैव टू डिस्कस कि व्हाट आर द चैलेंजेस विच आर एसोसिएटेड विद G20। क्या चैलेंजेस हैं जिनको इंडिया को एड्रेस करना चाहिए। अभी सितंबर में मीटिंग होनी है, तो इंडिया क्या चैलेंजेस पे बात करें, क्या इंडिया की प्रायोरिटीज होनी चाहिए, राइट। तो ये सारे डायमेंशंस यू हैव टू कवर। आर वी ओके। क्लियर? ठीक है, आपको किन चीजों पे बात करनी, मतलब थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चैलेंजेस होंगे, क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या रोड ब्लॉक्स हैं, एंड इंडिया को क्या करना चाहिए। So इसमें यस बेसिकली मैम। you need to have some of the you need to have knowledge of some of the geopolitical issues, right। जो जियो इकोनॉमिक टेंशंस चल रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब उनके बारे में पता होना चाहिए। इंडिया की क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्लस ग्लोब की क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यू हैव टू रिलेट द टॉपिक। ओके, सो again for okay Ankit is joining for the first time, so I'll quickly brief you कि होता क्या है। ठीक है, so a GD में let's say कि आप 10 participants हैं, 8 to 10 participants होते हैं normally, and 15-20 minutes का GD होगा, right। तो one person will start with the introduction। So how you can introduce this कि you can say कि good evening friends, my name is so and so, and today the topic given for discussion is कि can India's G20 presidency be treated as a routine change of guard in an international body। ओके, सो देन यू हैव टू एक्सप्लेन द टॉपिक। उसके बाद आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है। टॉपिक आप एक्सप्लेन करोगे कि टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद आप डायमेंशंस ओपन करोगे कि इन दिस वी कैन डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंसेस, चैलेंजेस, या अगर आपके पास कोई जैसे ये टॉपिक है इस पे कोई डेफिनेशन नहीं बन सकती एज सच। अगर कोई नॉर्मल टॉपिक होता है डेमोक्रेसी या कोई और, तो आप उस पर डेफिनेशन दे दो। अगर आपके पास कोई डेटा है, कोई फैक्ट पता है, तो फैक्ट से स्टार्ट कर दो। कोई स्टडी है, कोई रिपोर्ट है, तो वहां से स्टार्ट कर दो, राइट। तो ये मेथड्स होते हैं स्टार्ट करने के। अगर कोई टॉपिक है जिसकी कोई हिस्ट्री है, ठीक है, कोई हिस्टोरिकल टॉपिक है, तो वहां से स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके से अलग अलग डायमेंशंस पे आप स्टार्ट कर सकते हो इंट्रोडक्शन। ओके, देन यू कैन ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन। उसके बाद वन बाय वन सब लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। few important points to keep in mind always कि you do not have to criticize any particular community, या किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है आपको। ओके, पहला पॉइंट ये, अग्रेसिव नहीं होना है। अपने पॉइंट्स को यू हैव टू प्रेजेंट विद अटमोस्ट क्लैरिटी, सिंपल पॉइंट्स, प्रिसाइज पॉइंट्स और क्लियर पॉइंट्स। आपको कंफ्यूज साउंड नहीं करना है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और बहुत इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करनी कि हाँ यार ऐसा कर लेते हैं, मतलब ये वाली टोन नहीं होनी चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी के साथ पॉइंट्स को रखना है, प्रिसाइज होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, बहुत स्ट्रेच नहीं करना है, प्लस टॉपिक से डेविएट नहीं होना है। ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक से डेविएट नहीं होना, जिस टॉपिक पे डिस्कशन करना है उसी पे आपको लिमिट रहना है, फाइन। एंड आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जीडी के। एंड लास्ट में वन पर्सन विल कंक्लूड एंड ही विल सम अप ऑल द पॉइंट्स जो डिस्कशन में हुए हैं, प्लस ही कैन आल्सो गिव सम वे फॉरवर्ड और सोल्यूशन। जैसे इस टॉपिक में आप वे फॉरवर्ड की बात कर सकते हो कि इंडिया की प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, इंडिया को क्या करना चाहिए, राइट। तो वो सॉर्ट ऑफ वे अहेड या वे फॉरवर्ड हो जाएगा। So this is how a GD will take place. Fine? यस Okay. मैम। So कौन करेगा स्टार्ट? मैम मैं
आज तो दो बोल रहे हैं. ओके, सो प्रणय एंड रविकांत. ठीक है, रविकांत आप स्टार्ट कर लो, प्रणय आप कंक्लूड कर देना. ओके फाइन. मैम। ओके मैम. ओके मैम. कोई डाउट? तो अभी इट इज 9:11. 9:13 पे यू कैन स्टार्ट. 2 मिनट है आपके पास, पॉइंट्स नोट डाउन कर लो जल्दी से, जो भी आप कर सकते हो. 9:13 पे रविकांत यू कैन स्टार्ट. फाइन. मैम ओके एम मैम। आई मैम मेरी आवाज वॉल्यूम कम तो नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, ठीक आ रहा है, प्रॉपर है. हम्म. ओके, चलो. Good, good evening to all of you. I am Ravikant. I am glad to initiate the today's GD. And today topic is, can India G20 presidency retreated as routine change in international body? As we know, G20 is a group of 19 nations and European unions, and the main motive of G20 is to control. Main motive of G20 is to control uh, what are the challenge faces in the world, and how they can tolerate with this. And as you know, India taking presidency this year, and previous year Indonesia taking this presidency, and in India taking this year presidency. So what can India do all with all these problems, and how this year G20 presidency um, boost of India, and what. And now I'm open the house for all of you. Yes, I agree with your statement, Ravikant, as I believe that this time the G20 presidency under India is going to be different because the world is facing from at the currently world is facing from different issues, different critical issues like inflation, recession, and the Russia-Ukraine war, which actually disrupt the supply chain of the world, which actually leads in the inflation. And also, apart from this time the motto of the G20's presidency under India is Vasudhaiv Kutumbakam, one nation, one earth, one future, which is held in the New Delhi on 9th and 10th of September. Yes, as we know that he said that Vasudhaiv Kutumbakam is slogan for India. That means India is want to give information or give information to world that we need to peace into the world and try to solve Ukraine and Russia war. Also try to solve China and Taiwan war also. Taiwan war or something crisis also. So by that, India wants to try to focus on the world that everyone need to be peace and focus on to the development and good health or good health of the persons or country. Uh, As we know, the G20 presidency is for this all 1 year for India. In September 2022, India taking the presidency, and this all year any one meeting has been done. So the main meeting of the national advisor is on September 2023.
Yes, So I as we all completely know, agree with you. But as we all know, Ravikant, that as you said, Dr. Jaishankar, the spokesperson for Ministry of External Affairs, said that our priorities are going to be women empowerment and digital infrastructure development, health, agriculture, education, and all. But because of there are the timing is very different right now. We are going under geopolitical and geoeconomic stress due to the Russia-Ukraine war. Other than that, the post-pandemic situation also we are just emerging. We are just recovering from the COVID-19 pandemic that happened. Many of the smaller countries, as we all know, that even in our country, बहुत जो मिडिल क्लास का जो होता था, मिडिल क्लास कैटेगरी में जितने लोग आते थे, after the pandemic and due to the recession, many of them has fallen down to the lower middle class category. So because of that, there is several challenges regarding that. yes, I यस completely जैसा agree कि with हम you. सब जानते हैं कि G20 में जो पार्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो है फाइनेंशियल ट्रैक और एक शेरपा ट्रैक होता है। फाइनेंशियल ट्रैक में हम लोग हर कंट्रीज के फाइनेंशियल कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी इश्यूज को सॉल्व करके ग्लोबल फॉर्म में ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो शेरपा ट्रैक होता है उसमें हम लोग डिफरेंट जैसे उन्होंने बताया वुमेन एम्पावरमेंट होता है और आपका डिजिटाइजेशन होता है। उसके अलावा कई सारी चीजों को हम लोग फोकस करते हैं, खास करके इसमें ग्लोबल वार्मिंग का एक मेजर इशू होता है। Yes, I completely agree with you, but there is the main topic is can it be a routine change? मेरे ख्याल से रूटीन चेंज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टेररिज्म के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे कि हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो उसके ऊपर फोकस ज़्यादा होना चाहिए कि वो ज़्यादा टेरर पावर हाउस ना बने। और खास करके इन्वायरमेंट के ऊपर भी खास ध्यान देना चाहिए। एज सी लेवल टेम्परेचर राइज कर चुका है 1 डिग्री से, तो इसके ऊपर खास ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात है कि यूएई जो कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, तो इसके ऊपर भी मुझे लगता है कि ज़्यादा एफडीए यूएई से आना चाहिए, इसके ऊपर भी खास करके ध्यान देना चाहिए। और एज इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी and it is going to be 4th largest economy soon, तो अफ्रीका का भी एक पोर्शन देखना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अफ्रीका काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और ब्रिक्स समिट के दौरान तो अफ्रीका को बुलाया जाता है, लेकिन अफ्रीका के ऊपर भी थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहिए। और 5th पॉइंट, एफटीए जो यूके से आ रहा है, मतलब यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन होने वाला है, उसको भी मुझे लगता है कि G20 के दौरान जो पार्शियल मीटिंग होता है वहाँ पे भी डिस्कस करना चाहिए। और एक छठा पॉइंट जो है, जो ओपन बाउंड्रीज का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि हम लोग शेंगेन वीज़ा जैसा है कि यूरोप के आप शेंगेन वीज़ा लेके एक साथ बहुत ज़्यादा कंट्री विजिट कर सकते हैं। इससे टूरिज्म की को भी थोड़ा सा बढ़ावा मिलता है और एक नया डायमेंशन भी खोलता है, जिससे जॉब्स भी ज़्यादा जनरेट होता है। तो मुझे लगता है कि नेपाल, श्रीलंका और जो नेबरिंग कंट्रीज है एक्सेप्ट पाकिस्तान को छोड़ के बाकी कंट्रीज के साथ हम लोग एक ओपन बाउंड्री के तौर पे कोई अगर टूरिज्म का कुछ हो सकते हैं, तो फिर इसके लिए थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। I completely agree with you, but I think what you are discussing is on the point of view of India. मतलब ये जो आप जो points बता रहे हैं, it is on the perspective of India only, because G20 is a global summit, तो हमको globally सारे issues को देखना चाहिए। जैसे कि I think that it will be a different, it will not be, it is not, it should not be treated as a routine change of guard, because क्योंकि अभी सिचुएशन काफी अलग है। लाइक इंडिया की जो लीडरशिप है वो बहुत चेंज हो गई है। वी आर नॉट व्हाट यू यूज्ड टू कि पीपल यूज्ड टू कंसीडर पीसफुल पीपल, हम कुछ करेंगे नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम बहुत शांत लोग हैं। नाउ वी आर जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर में हमें बोला गया था कि यू शुड टेक अ साइड, बट वी निग्लेक्टेड इट। हमने बोला कि आई डोंट वांट टू टेक, वी डोंट वांट टू टेक एनी साइड, वी वांट टू स्टे एट अ न्यूट्रल ग्राउंड regarding that, and these kind of things happening। and उसके अलावा जो G20 का structure है, like whenever a country gain a presidency, so in future if that country is not a president, they can help in implementing and like not implementing directly, but they can force the agenda in the future summits।
इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अभी जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके कारण हम लोग को फूड सिक्योरिटी पे भी बहुत फोकस करना पड़ा है। जैसे कि अभी जानते हैं कि इंडिया में हमारे बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज के कारण कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा और इसके कारण राइस का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया है और हमने एक्सपोर्ट को राइस को कम कर दिया, जिसके कारण अदर्स कंट्रीज में इम्पैक्ट पड़ रहा है। वैसे बहुत सारी कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज के कारण फूड सिक्योरिटी जैसे इशू अभी आ गए हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग को इंडिया को फोकस करना चाहिए। Yes, I agree with her statement because food security is major concern not only for India but the world. We all have seen in what happened in Sri Lanka. They are all faced not only Sri Lanka but many neighboring countries are facing of food insecurities. Apart from them, I also want to discuss as the G20 contains the major countries like Russia, China, US. This India can also try to bring them on the same page to eliminate the geopolitical tension which occurs between all the major countries in terms of economy. And apart from that, terrorism is one of the biggest issue not for India but for the world which are facing. So also terrorism is one of the major issues in G20s, and apart from the climate change is also going to one of the major issues for the world which are focusing on this. Yes, Apart from that, I think it also provides G20 presidency also provides and demonstrate the best practices for India's, like India's have digital revolution. We all have seen the how UPI changes the digital transaction, and as per report 40% of the global transaction is occurred through the UPI. They can showcase and also bridging the digital gap among its population, also yes, I showcase completely the agree with you. biggest. But one thing here is AI, as you said, AI is mainly crucial in cybersecurity also. We should focus on cybersecurity also because now today AI and machine learning are generating in such a space that cybersecurity is the main concern. So we need to talk to every other country relating to cybersecurity. So that Yes, might be. we can do one thing that we can One of spread the education in a social bank, digital education like thing. We can focus on digital education so that every people can use the safely the banking or financial system of other countries also. I yeah, agree with all one of your the points, challenges but that is going to happen is like the smaller countries like Africa, Kenya, and Syria, these kind of countries, there the online thing is not very common, so that is going to be a challenge regarding that. And also as we are moving ahead with the time, every country is becoming a nuclear power itself, and we as a country have not signed on the non-proliferation of treaty of non-proliferation of nuclear weapon NPT, and we हमने वो साइन नहीं किया, तो हम बाकी कंट्रीज को नहीं बोल सकते वो करने के लिए. तो that is very important thing to check the global peace. So that is going to become a challenge. Yes, I completely agree with your you. points completely, but I want to add one more point that how India retreated as routine change. For example, India is the only country in Southeast Asia. South Asia. India is the only country in G20 meeting in South Asia. So India can raise all problems of South Asian nations. For example, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, and Myanmar is this type. So because in and India. Yes, I completely agree with you. I But agree with your statement that also I want to add one more point that India can India's presidency also helps India to showcase their vibrant and rich cultures, and also we have showcasing how we manage during the COVID-19 world we get vaccination drive. Apart from this, there are various challenges too for the world. India's presidency will also bring the debt crisis what we have seen in the Sri Lanka and many other countries, also neighboring countries, because it actually leads to the political and humanitarian crisis. yes, I completely Also, agree the with you. But G20 there is started due to financial crisis, so Please, we can focus on the employment of the different peoples into the country and different countries also. yes, but Ankit, one please thing give we your must points. leave one multipolar world. So if Russia and USA they are fighting for it, and Russia is now totally isolated from SWIFT system, and economic sanctions has been imposed on Russia is very much. So we should think that Russia should वहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए कि रशिया को पूरा एक साइड में धकेल दे और यूएसए ही पूरा मतलब वर्ल्ड को
प्रॉस्पर करता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि रशिया को भी मतलब स्विफ्ट सिस्टम के अंदर लाना चाहिए। इसके बारे में सोचते हैं। अंकित, आप भी अपना कुछ पॉइंट बोलिए। Okay. एक्चुअली अपना मेन पॉइंट यही था कि अपन जो इंडिया का अभी जो इंडिया के पे आ रहा है प्रेसिडेंसी, तो यही कि नॉर्मल चेंज होगा कि कुछ इंडिया कुछ अलग अपना वे निकालेगा। तो मुझे लगता है इंडिया हमेशा से अपने आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस और उसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जाना गया है। तो जिस तरीके से अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इंडिया हमेशा अब सबके प्रॉब्लम्स देखते हुए एक नया पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन निकालेगा और सबकी हेल्प करेगा। सो आई डोंट थिंक तो कि ये कुछ नॉर्मल रूटीन चेंज होगा। इंडिया G20 इस बार की G20 को एक हायर पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव वे में बेंड करेगा, ये मुझे लगता है। आल्सो इंडिया अपने देश के लिए भी मतलब अच्छा चीज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अभी अरुणाचल प्रदेश को जैसे चाइना इंडिया का पार्ट नहीं मांगता है, तो उसने सरप्राइज मीटिंग G20 का एक मीटिंग था जिन्होंने उसने मतलब अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया था। साथ में उसने एक टूरिज्म मीटिंग करवाया जो जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो इस तरह से इंडिया मतलब अपने आप को एक एट ए ग्लोबल मतलब अपने आप को एक ऐसा मतलब कंट्री दिखा रहा है कि हाँ, वो भी एक मतलब वर्ल्ड पावर बनने के लायक है, फॉर एग्जाम्पल अभी के टाइम पे। और साथ में इंडिया मतलब एक क्या कर सकता है कि जो मतलब फॉर एग्जांपल इसके अलावा इंडिया जो उसके पहले के जो एग्रीमेंट है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, उसको एक्सटेंड कर सकता है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट में हमने जो टारगेट था उसको अभी 2023 में 40% तक अचीव कर लिया। तो उससे इंडिया शोकेस करके ये दिखा सकता है अदर कंट्रीज को कि उनको कितना हमें भरोसा कर सकते हैं हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग और को कंट्रोल करने के लिए हमारे ऊपर कितना ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। इंडिया के लिए एक और पॉइंट ये है कि क्योंकि इंडिया इस बार अध्यक्षता कर रहा है, तो मतलब सारे देश के मतलब राष्ट्राध्यक्ष जो होंगे बैठेंगे, तो वहां पर अगर इंडिया मतलब रशिया को और देशों के साथ अगर समन्वय करवा करवा देता है कि अगर जो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो किसी तरह से अगर बंद हो जाता है, इंडिया के लिए मतलब वर्ल्ड पावर मतलब बनने में मतलब और थोड़ा सहायक हो जाएगा कि हाँ, इंडिया को लोग मानने लगेंगे कि इंडिया भी एक मतलब कोई पावर है, इस टाइप से। Yes, I agree with your point, Ravikant, and also I want to add some more points. Like in the India has also a chance to make a good relationship with the countries by inviting them as a guest countries, because there is a rule in G20 presidency, the who, whoever country whoever those country who have a chance for presidency, they can invite other countries too who are not in the member of G20s. Like this time India invites the UAE, Bangladesh, Egypt and various countries, other countries. क्योंकि G20 का मेन एम ही यही है कि मतलब पूरे विश्व में जो है कि आर्थिक समन्वय को हम कैसे मतलब रख सकते हैं। तो इंडिया इंडिया भी एक विकासशील देश है, और अगर अगर ये मतलब और अगर फॉर एग्जांपल जैसे चाइना को अगर काउंटर करना है, तो मतलब अगर जैसे जो हमारे नेबर कंट्री है उसके साथ अगर इस मीटिंग में ही अगर किसी को मतलब जो बोल रहे हैं कि एज ए गेस्ट कंट्री बुलाएं, जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश को इसने बुलाया इस बार। और तो मतलब इंडिया के लिए अच्छा ही हो सकता है ये एक चीज कि कैसे अपने आप को प्रतिनिधित्व कर रहा है इस G20 के मीटिंग में। So now you can conclude, I think now. So first of all, I would like to thank all of you to participate in this discussion. So our topic was can India presidency in G20 session can be treated as a routine change of guard or not. So there are several aspects to it. Like the timing is different. We have all discussed. There are several issues and challenges regarding that. So and there are some benefits also in the future. And if we see an Indian perspective, uh, um, we. So I think it will be considered as a routine change. Smooth. तो क्या बोल सकते हो दोबारा हिंदी में बोलो। तो मैम इसमें मतलब जो हमारा प्रेसिडेंसी है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे टाइमिंग काफी अलग है, अलग अलग चैलेंजेस है हमारे पास। इम्प्लीमेंटेशन के भी बहुत सारी चीज मैम अभी हो नहीं रहा है वो। तो फाइनल में कैसे होगा? मैम कैन आई ट्राई? हाँ, ट्राई करो।
As I will discuss about G20 summit, our topic is can India G20 presidency be treated as a routine change of guard in an international body? So मेरे हिसाब जैसे हमने डिस्कस किया कि हाँ इंडिया का इस समय जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जियोपॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं, रशिया यूक्रेन वॉर और चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे सारे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इंडिया की प्रेसिडेंसी ये जो जिस लोगों के साथ आई है कि वसुधैव कुटुंबकम, उसके साथ ये बनाना चाहते हैं कि हम एक फैमिली हैं, हमें एक फैमिली की तरह मिलके आने वाले समय में एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा जिससे सारी कंट्रीज का ग्रोथ हो सके। इसके लिए उन्हें डिफरेंट एस्पेक्ट को सामने ला सकती है इस समय कंट्री, जैसे वुमेन इंपावरमेंट को जिसमें बात किया हमारे जयशंकर साहब ने। उसके अलावा कई सारे एस्पेक्ट हैं जो नई बात किया, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इसके ऊपर बात की है। तो उसके प्रोस्पेक्टिव से इंडिया इस समय काफी न्यू एजेंडों के साथ सामने आए हैं और जो काफी अलग हो सकते हैं इस समय। थैंक यू। कैसा था डिस्कशन? अच्छा था। अंकित आपने तो बोला ही नहीं। जी मैम, ये मेरा एकदम फर्स्ट था तो मैं एकदम एनालाइज कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे एंटर करूँ। एनालाइज नहीं करना, आपने पॉइंट सुन के बोल देना होता है। मैं फिर इनिशिएट ही नहीं कर पा रहा था, कोई बोलने नहीं देगा बाद में। जी यही हो रहा था, मतलब एकदम ओवरलैप करे तो मैं एकदम इनिशिएट ही बीच में आ ही नहीं पा रहा, तो नहीं, उसकी वो थोड़ी। तो फाइनल में भी होगा, अगर आप नहीं बोलोगे आपको कोई मौका ही नहीं देगा फिर बोलने का। हाँ, तो तो इसकी थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं, वो आपको बोलना ही पड़ेगा, बोलते जाओ बस। वो आप तो जितना मैम अगर बोलोगे अभी कुछ है इस अभी। अभी इस पॉइंट पे ऐसा हो रहा था कि इसका मेरे को ज्यादा कुछ आइडिया था नहीं, तो उस समय कैसे कुछ इनिशिएट करना वो भी समझ में नहीं आया मुझे। ऐसा टॉपिक आपको फाइनल में भी आ सकता है जिसका आपको आइडिया नहीं होगा, पर बोलना तो आपको पड़ेगा। मतलब आपने जब 2-3 बंदों ने आपसे पहले बोला, आपने उनके पॉइंट्स सुने, तो आप उनके पॉइंट से कुछ अपने पॉइंट्स डिराइव करो और फिर उसी पे बात करो। जैसे आपने बोला कि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन इंडिया ढूंढेगा, तो आप 2-3 लाइनें बोल दो कि हाँ क्लाइमेट चेंज में अलग से सोल्यूशन इंडिया ढूंढ सकता है ना, वॉर पे पीस लाने के लिए इंडिया कुछ कर सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट में इंडिया कुछ कर सकता है। अगर आपको एग्जैक्ट भी नहीं पता, थोड़े टर्म्स बोल दो बस, जी ठीक। है ना। आपको मतलब नेक्स्ट टाइम से आप कोशिश करना कि आप फ्रीक्वेंटली बोलो, क्योंकि ये मतलब अभी आपको ये तो प्रैक्टिस का टाइम है, राइट। तो ओके, अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। मुझे लग रहा था रविकांत को इतनी मतलब जल्दी थी कि पता नहीं कौन सी ट्रेन पकड़नी है। आप कितना फास्ट बोल रहे थे। मैं बोलने मतलब शुरुआत करने का प्रैक्टिस नहीं है अभी तो। हाँ तो वो प्रैक्टिस करो। आप थोड़ा स्लो स्लो बोलो। आप मतलब इतनी फास्ट बोलते कि आपने टॉपिक भी नहीं बोला ढंग से। आपने बोला इंडिया G20 प्रेसिडेंसी रूटीन चेंज, मतलब इतना आपने स्पीड में बोला। तब थोड़ा धीरे धीरे बोलो, क्योंकि आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो सबसे पहले ध्यान आप पे ही जाएगा, राइट। तो आप पहले अच्छे से बोल के मतलब टॉपिक को पूरा कंप्लीट करो, फिर आप टॉपिक के बारे में बताओ, राइट। सो इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते थे कि द टॉपिक गिवन फॉर टुडेज डिस्कशन इज कैन इंडियाज G20 presidency be treated as a routine change of guard in an international body? Okay, so we all know कि इंडिया is the president of G20 this year. So इस लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हो कि हमें पता है कि इंडिया इस साल का G20 प्रेसिडेंट है। अब उसके बाद आप बताओ कि G20 क्या है ना। थोड़ा आप इंट्रोडक्शन दो कि G20 क्या है। G20 is a group of 19 countries plus European Union and it almost comprises 80% of the global GDP. ये डेटा हो गया। ये सब कुछ बोला ही नहीं मैम, मतलब हाँ तो ये पढ़ा था, आपको मतलब याद नहीं आया इस टाइम। हाँ पढ़ा था ना, ऐसा फाइनल में भी होगा, फिर याद नहीं आता उधर भी। तो ये आप बोल सकते हो, ये आपको डेटा देना पड़ेगा स्टार्टिंग में कि G20 क्या है। तो आप बोल सकते हो कि ये वो कंट्रीज हैं जो ग्लोबल 80% लगभग जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड में, राइट। 75% ट्रेड इनके बीच में होता है, 66% पॉपुलेशन इनमें रहती है। हाँ तो ये आपको पता था ना ये डेटा। पता था मैम, मगर इस टाइम क्लिक नहीं कर पाया कि मतलब ये भी बोल हाँ मतलब फिर ये बोल यूज सकते नहीं हैं। किया आपने इधर। फिर उसके बाद राहुल ने बोला, राहुल ने भी ये यूज नहीं किया। मैम स्टार्ट हो चुका था इसलिए नहीं बोले फिर। हाँ पर स्टार्ट में उन्होंने बताया ही नहीं ना, फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी। मतलब कोई चीज अगर स्टार्ट में नहीं बोला तो आगे हम बोल सकते हैं उस बात को। हाँ बोल सकते हो, क्योंकि आपको स्टार्ट में ये बताना चाहिए था। टॉपिक तो यही है ना कि क्या G20 जो इंडिया इस बार प्रेसिडेंट बन रहा है तो क्या चेंज होगा। तो पहले G20 तो बताओ कि क्या इंपॉर्टेंस है G20 की। तो यही इंपॉर्टेंस है G20 की कि ये जो G20 है ये इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज है, इकोनॉमिक पावर सबसे ज्यादा है ये, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। 75% ट्रेड इन्हीं कंट्रीज के बीच में होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंपॉर्टेंस है ये G20 का, राइट। सो ये आपने इंट्रोडक्शन में बताना था।
फिर उसके बाद आप बोलते हैं कि अब हम जो है वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ G20, वी विल डिस्कस द चैलेंजेस एज वेल एज इंडियाज प्रायोरिटी फॉर द G20 अपकमिंग समिट। ठीक है, इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते थे। ठीक है, यस मैम, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा मैम। हाँ नेक्स्ट टाइम ट्राई करना आप। फिर उसके बाद राहुल ने भी बड़ी जल्दी जल्दी बताया कि वर्ल्ड इशू है, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। आपने इतनी सारे पॉइंट बोले पर एक को भी एक्सप्लेन नहीं किया। हम आप एक्सप्लेन कर दोबारा आके, आप दोबारा जब सेकंड टाइम बोल रहे थे, आप इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते थे, है ना, कि इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, वॉर है, इन्फ्लेशन है, इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है चीजें, है ना, हम हेवीली डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के लिए, तो ये हमारी प्रॉब्लम है ना, हमारे लिए चैलेंज है ये। एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए चैलेंज है, कंप्लीटली हम क्रूड ऑयल पेट्रोलियम के लिए डिपेंडेंट है, इंपोर्ट करते हैं हम, तो हमारे लिए चैलेंज है, राइट। कोल रिजर्व्स हमारे लिए वो चैलेंज है। रिन्यूएबल एनर्जी हम उतनी नहीं प्रोड्यूस कर पाते, हमारा टारगेट है 2030 तक का कि 45-50% एनर्जी हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करें, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा इलेबोरेट आप कर सकते थे, आपने बस ये बोला कि वर्ल्ड इशू है, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, वॉर है। ठीक है, आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकते थे सेकंड टाइम आगे। फिर आपने बोला सप्लाई चेन डिसरप्शन है, वो ठीक है। फिर आपने एक थीम बताई, वो अच्छा पॉइंट था कि इंडिया जो है सभी को एक साथ लेके चल रहा है, मतलब कंप्लीट अर्थ को एज अ फैमिली ट्रीट कर रहा है, वो पॉइंट अच्छा था। फिर आपने बोला फूड इनसिक्योरिटी। फिर आपने ये अच्छा पॉइंट बोला कि इंडिया कैन ब्रिंग रशिया, चाइना, यूएस ऑन द सेम प्लेस, ये ठीक था ये पॉइंट। फिर आपने बोला टेररिज्म का पॉइंट और क्लाइमेट चेंज का पॉइंट आपने रिपीट किया था, सौमित्रा हैड ऑलरेडी स्पोकन दैट पॉइंट, आपने वो रिपीट किया फिर से। ओके, फिर आपने बोला कि वो अच्छा पॉइंट है आपका कि आपने बोला कि इंडिया अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है वर्ल्ड को, वो अच्छा पॉइंट था। डिजिटल गैप का भी पॉइंट ठीक था। फिर उसके बाद हाँ ठीक है, वाइब्रेंट रिच कल्चर, वो अच्छा पॉइंट है। वैक्सीन रैप का एग्जाम्पल दिया आपने। फिर आपका ये डेट क्राइसिस का क्या पॉइंट था? मैम बिकॉज डेप्ट क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जैसे श्रीलंका वगैरह हो गया, पाकिस्तान वगैरह हो गया, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसको हम क्यों करेंगे रिड्यूस, वो उनका है। मतलब मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, ये पॉइंट डेट क्राइसिस मतलब आप क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पे? मैम वर्ल्ड का बहुत सारा कंट्री जो डेप्ट क्राइसिस से फेस कर रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारा जो और मीडियम इनकम कंट्रीज जो है। मैम यहाँ पर हम ये बोल सकते थे कि मतलब कैसे इनके सिचुएशन को हम मतलब सॉल्व कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ है सॉल्व हम लोग थोड़ी करेंगे, IMF करेगा ना, डेट के अगर हो तो। तो नहीं थोड़ी मतलब ये कर सकते थे कि फाइनेंशियल जो इश्यूज चल रही है डिफरेंट कंट्रीज में, उसके ऊपर फोकस कर सकता है हाँ, इंडिया जैसे जो ऐसा। फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं उन पे डिस्कशन होता है, पर स्पेसिफिकली जैसे डेट क्राइसिस, आप श्रीलंका और पाकिस्तान के एग्जांपल, तो वो रेलेवेंट नहीं होगा यहाँ पे। मैम श्रीलंका श्रीलंका को को तो इंडिया ऑलरेडी ने लोन हमने दिया है ना। ऑलरेडी कितना $1 बिलियन का दे रखा है ऑलरेडी, क्रेडिट ऑफ लाइन, है ना, तो उसमें इसका उतना रोल नहीं है यहाँ पे। बाकी आपके पॉइंट्स अच्छे थे सारे। फिर सौमित्रा के पॉइंट्स पे आते हैं। आपने पॉइंट बोला टेररिज्म का, वो अच्छा पॉइंट था, क्योंकि टेररिज्म मतलब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा रहता है हमेशा का ही, वो अच्छा पॉइंट था। फिर आपने सी लेवल राइज की बात करी, क्लाइमेट चेंज की बात करी, वो अच्छा पॉइंट था। फिर आपने यूके FTA, इसका क्या रेलेवेंस था यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का? मतलब मैं बोलना चाहता था कि यूके के साथ जो FTA साइन करने के लिए मतलब काफी टाइम से बातचीत चल रहा है, तो उसके ऊपर जो पार्शियल मीटिंग्स होते हैं ना, मतलब हर एक कंट्री के साथ साथ अलग अलग, तो वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हाँ, बट इसमें हम जैसे पर्टिकुलर कंट्री के साथ FTA ना डिस्कस करके हम ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं कि कैसे जो ट्रेड है ग्लोबली उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, हैं। है ना। तो आप एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ FTA का जिक्र मत करो, ग्लोबली ट्रेड को कैसे एनहांस करना है, वो आप ये लाइन यूज कर सकते हो यहाँ पे। साइबर सिक्योरिटी वाला पॉइंट ठीक है। फिर आपने आपने भी ये वाला पॉइंट बोला था कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान का कुछ हाँ ऐसा हाँ बोला था ना आपने? हाँ। तो जो एक बीच में एक कॉन्सेप्ट आया था ना कि ओपन बाउंड्रीज करेंगे तो फिर मतलब टूरिज्म सेक्टर में हम लोग थोड़ा सा पेस ला सकते हैं इसमें। हाँ, तो पर पाकिस्तान का क्या रेलेवेंस है यहाँ पे? मतलब पाकिस्तान को इंक्लूड ना करके, क्योंकि साइबर सॉरी नेशनल बॉर्डर पे इशू आ जाता है, इसीलिए मतलब पाकिस्तान को एलिमिनेट करके
बाकी नेपाल, श्रीलंका और बाकी जितने सारे बांग्लादेश, इन लोगों के साथ अगर ओपन बाउंड्रीज के जैसा कुछ हाँ, बना बट सकते उसके लिए इंडिया सार्क का मेंबर है ना, रीजनल फोरम है हमारा सार्क, साउथ एशिया का जो रीजनल फोरम है, वहां पे ये सारे कंट्रीज हैं। ठीक है। G20 बेसिकली जो इंडिया इस बार है, तो इंडिया क्या है, इंडिया इज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है। एंटायर जो साउथ, साउथ से मेरा मतलब है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं या फिर जो लेस डेवलप्ड नेशंस हैं। नॉर्थ जो टर्म है यूजुअली हम डेवलप्ड नेशंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। या फिर कह दो कि जो इक्वेटर से ऊपर वाले कंट्रीज आ जाते हैं, ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, उनको बोला जाता था पहले कि नॉर्थ के कंट्रीज, लेकिन उसके बाद ये टर्म चेंज होके हो गया कि ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो साउथ उनको बोला जाता है जो लेस डेवलपिंग या सॉर्ट ऑफ डेवलपिंग में आ रहे हैं। तो इंडिया क्या है, इंडिया सभी की कॉमन वॉइस है इस साल के लिए। हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे छोटे छोटे कंट्रीज हैं कुछ, कौन सा साइड हुआ ये, पैसिफिक में, जो ये सेशेल्स ओशेनिया वाला पोर्शन है ना, ओशेनिया वाला, फिजी हो गया, वानुआतू आइलैंड्स हैं, तो ये सब बहुत वुहान, ज्यादा अभी उस टाइम उनका वहां पे क्लाइमेट क्राइसिस है। थोड़ा सा पानी बढ़ा और ये कंट्रीज जो है पूरी की पूरी डूब जाएंगी। तो इंडिया को इनका भी ख्याल रखना, इंडिया इनकी भी कलेक्टिव वॉइस है, राइट, क्योंकि वो भी साउथ का पार्ट है। तो आप उनकी भी बात कर सकते हो कि जो स्मॉल आइलैंड नेशंस है, उनका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्लाइमेट चेंज में, उन्होंने तो कौन सा ही मतलब क्या ही किया है, पर फिर भी सबसे ज्यादा नुकसान उन कंट्रीज को हो रहा है, राइट। तो नेपाल और पाकिस्तान के बारे में ना बात करते हो, आप उनके बारे में बात कर सकते हो, ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि जैसे जो स्मॉल डेवलपिंग आइलैंड नेशंस हैं, उन्होंने कोई इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया क्लाइमेट चेंज में। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो डेवलप्ड इकोनॉमीज का रहा है, यूएस का रहा है, लेकिन जो नुकसान सबसे पहले हुआ वो इन स्मॉल आइलैंड नेशंस को हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, सी लेवल राइज पे, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, राइट। तो वो आप बात कर सकते हो कि इंडिया का ये एजेंडा है क्लाइमेट चेंज को लेकर, वन ऑफ द पार्ट। ओके। फिर आपने बात करी कि सैंक्शन ऑन रशिया, ये वाला क्या पॉइंट था आपका? मतलब रशिया के ऊपर ज्यादा सैंक्शंस लग गए, इसलिए वो ज्यादा ट्रेड नहीं कर पा रहा है। तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि उसके ऊपर से सैंक्शंस हट जाए, ताकि मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड बने और रशिया भी एक मतलब पावर बने, मतलब सुपर पावर तो नहीं लेकिन पावर बने, और यूएसए भी एक पावर बने, और चाइना भी एक बने, इंडिया भी एक बने, ऐसा ताकि नहीं, रशिया पे सैंक्शंस यूएस ने लगाए, इंडिया तो ट्रेड कर रहा है। हाँ नहीं, मैं वहाँ पे स्विफ्ट का बात किया था मैंने, स्विफ्ट सिस्टम का, जो स्विफ्ट से स्विफ्ट, उसको निकाल दिया हाँ ना। ठीक है, आप ये बोल रहे हो ना कि उसको स्विफ्ट से हटा दिया, तो वो हाँ इंडिया ने नहीं हटाया। हाँ, नहीं मतलब यूएसए ने हटाई, इसके लिए उसको तो इकोनॉमी पे मतलब हैम्पर हो रहा है ना रशिया का। हाँ, बट अभी जैसे जो आप पॉइंट बोलना चाह रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि जो रशिया पे जो सैंक्शंस हैं वो इंडिया को हटवाने की कोशिश करना चाहिए। हाँ हाँ। तो आप ये ना बोल के आप ये बोल सकते हो कि हमें पीस एस्टेब्लिश करनी चाहिए, है ना, वो पॉइंट बेटर होगा। क्योंकि अभी ऑलरेडी इंडिया पे बहुत प्रेशर है, इंडिया पे प्रेशर है कि आप एक साइड लो, आप ऐसे मतलब एक नाव दो दो पैर, वो जो भी होता है ना, एक नाव में दो पैर पे नहीं तैर सकते आप, ऐसी वाली सिचुएशन है अभी इंडिया की। हाँ इंडिया दोनों साइड पे खेलना चाह रहा है, कि रशिया की साइड भी है और यूएस की साइड भी है। रशिया और चाइना अलाइज हैं, लेकिन यूएस और चाइना नहीं है। तो इंडिया क्या चाह रहा है कि हम बैलेंस्ड रहें, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर तरफ से इंडिया पे भी प्रेशर है, राइट। तो आप ये बोल सकते हो कि हमें पीस एस्टेब्लिश करना है, जैसे पीएम मोदी ने भी बोला था, कब कब तो पिछले साल की बात है आई थिंक, दिस इज नॉट द एरा एरा ऑफ ऑफ वॉर। हाँ, तो वॉर। वो स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो, वो अच्छा स्टेटमेंट था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये वॉर कह रहा नहीं है। प्लस एक और चीज जो इंडिया से सीखी जा सकती है, वो इंडिया का सिग्निफिकेंस भी है कि इंडिया इज अ व्हाट, कोर डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ पे कोर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं। तो कैसे डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री में होती है तो वहां पे पीस एस्टेब्लिश की जा सकती है, तो ये बाकी कंट्रीज इंडिया से सीख सकती हैं, राइट। ये आप पॉइंट ऐड कर सकते हो, क्योंकि चाइना में नहीं है और रशिया में भी नहीं है डेमोक्रेसी, राइट। तो वो कंट्रीज इंडिया से ये चीजें सीख सकती हैं, ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। फिर आपके पॉइंट्स ना बहुत लॉन्ग हो रहे थे, तो आप मतलब जैसे आपने पॉइंट्स बोले,
फिर आप उस बाद सेकेंड राउंड में फिर से कुछ पॉइंट्स बोल दो। आपने एक ही साथ सारे पॉइंट्स बोल दिए लेकिन वो काफी लॉन्ग हो गए, राइट? ओके, लेकिन आपने एक अच्छा किया था कि राहुल के जो पॉइंट स्ट्रेच हो रहे थे, आपने मतलब अच्छे से उस टाइम पे प्रॉपर्ली राहुल को कट किया था, वो ठीक था आपका पॉइंट। फिर भानु के पॉइंट्स पे आते हैं, आपने पीस की बात करी, वो अच्छा था। फिर आपने बोला कि वी शुड ट्राई टू सॉल्व रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वो ठीक है। फोकस ऑन हेल्थ। फिर आपने ट्रैक्स पे आप आ गए, आप ट्रैक्स एक्सप्लेन करने लगे कि फाइनेंस ट्रैक, शेरपा ट्रैक, उसकी जरूरत नहीं है ना, आप टॉपिक से डिविएट हो रहे थे। फिर आपको सौमित्रा ने जब दोबारा बोला भी कि मतलब वी आर डिवेटिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, कि टॉपिक कुछ और है, तो सौमित्रा बॉट द टॉपिक बैक, है ना, तो वो उसका पॉजिटिव पॉइंट जाएगा। फिर आपने बात करी क्लाइमेट चेंज की, फूड सिक्योरिटी, वो अच्छा पॉइंट था। एम्पावरमेंट, पेरिस एग्रीमेंट का आपका बहुत अच्छा पॉइंट था कि इंडिया ऑलमोस्ट मतलब अचीव कर रहा है पेरिस एग्रीमेंट को, बाकी कंट्रीज नहीं कर रहे हैं। इंडिया अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज में, है ना, बाकी कंट्रीज उतना नहीं कर रहे हैं, तो ये बाकी कंट्रीज को इंडिया से सीखने की जरूरत है, राइट? तो ये आपका अच्छा पॉइंट है, आपने पेरिस एग्रीमेंट का जिक्र किया है यहाँ पे। फिर आते हैं प्रणय के पॉइंट्स पे, आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी कि ठीक है, वो इस बार का एजेंडा भी है G20 का, विमेन लेड एम्पावरमेंट, राइट? कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा होने चाहिए, कि इंडिया से सीख सकता है बेसिकली, क्योंकि इस साल की इंडिया की प्रायोरिटी, वन ऑफ द प्रायोरिटीज है विमेन एम्पावरमेंट। ओके, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आपने बात करी कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है अभी पोस्ट पैंडेमिक, आपने अच्छा पॉइंट रखा कि कोविड के बाद से आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो कि पहले तो कोविड आया, कोविड के बाद हम जैसे ही रिकवर कर रहे थे, उसके बाद ये अफगानिस्तान तालिबान वाला इश्यू आ गया, उसके बाद थोड़ा ही आगे बढ़े फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस आ गया। तो इस तरीके से जो इंडिया की टाइमिंग है वो बहुत परफेक्ट है अभी G20 के लिए, कि इतना सब कुछ एक साथ पैरेलली वर्ल्ड में हो रहा है और अभी हम प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पा रहे हैं उस चीज से, राइट? फिर आपने बात करी, ठीक है, पॉवर्टी को आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते थे। फिर आपने बोला कि ठीक है, ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया ग्लोबल इश्यूज को रिजॉल्व करना। हाँ, फिर आपने एक अच्छा पॉइंट बोला कि इंडिया जो है न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है, ठीक है, वो अच्छा पॉइंट था आपका कि इंडिया की लीडरशिप चेंज हुई है, वो पॉजिटिव पॉइंट था कि इंडिया ने खुद को बहुत असर्टिव तरीके से रखा है। जैसे पहले इंडिया बहुत ऐसी इमेज थी कि बहुत सहमा सहमा कंट्री है, बट अब ऐसा नहीं है, इंडिया असर्ट कर रहा है खुद को पॉलिटिकल लेवल पे, तो वो अच्छा पॉइंट था कि लीडरशिप चेंज हो रही है। फिर आपका एक पॉइंट मुझे कंफ्यूजिंग लगा, आप सीरिया पे कहाँ पहुंचे? नहीं, वो एग्जाम्पल वो आ गया, मतलब गलती से जो दिमाग में आया बोल दिया मैंने। आपने कुछ ऐसा बोला कि ऑनलाइन थिंग इज नॉट कॉमन इन सीरिया, हाँ, वो क्या? वो डिजिटल ये मैम वो कोई बोल रहा था पॉइंट की ऑनलाइन एजुकेशन पे ध्यान देना है और ये सब, तो वहां पे मतलब पता नहीं मुझे क्यों। तो आप सीरिया पहुंच गए, सीरिया में तो लड़ाइयाँ चल रही है वहां तो। हाँ, एनीवेज, फिर आपने पॉइंट बोला एनपीटी का, वो बहुत अच्छा पॉइंट था, ये सीरिया का ना बोल के ना एनपीटी को ही आप रख लेते हैं। एनपीटी का पॉइंट बहुत अच्छा था कि जब इंडिया ने खुद साइन नहीं की एनपीटी, तो बाकी लोग कैसे बोले भाई न्यूक्लियर वेपन मत यूज करो, फिर बाकी बोलेंगे ना पहले आप तो करो अपना एनपीटी साइन। तो वो अच्छा पॉइंट था कि इंडिया ने अभी तक साइन नहीं किया है, तो इंडिया बाकी कंट्रीज को नहीं बोल सकता, वो इंडिया के लिए चैलेंज है। फिर और चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए? एनर्जी सिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज है, इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, ऑयल प्राइसेस हैं, ये चीजें सब इन्फ्लेशन में आ गई। फिर और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं चैलेंज? यूरोपियन यूनियन का पॉइंट रख सकते हो यहाँ पे कि यूरोप जो है मतलब काइंड ऑफ कि क्या कह सकते हैं, दोगलापन दिखाता है बेसिकली, है ना, कि जैसे इंडिया, हाँ, इंडिया और चाइना, यूरोपियन यूनियन भी पार्ट है G20 का, राइट? तो उस पे आप बोल सकते हो कि जैसे चाइना ने अटैक, रशिया को टेररिस्ट वगैरह बोलते हैं और हाँ, चाइना को नहीं बोलते कुछ भी, राइट? तो वो एक उनका दोगलापन है कि पाकिस्तान पूरा स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, पर उनको वो कुछ नहीं बोलते, तो वो एक पॉइंट है। फिर दूसरा ये था कि जैसे जब चाइना ने अटैक किया गलवान वैली इंडिया पे, तो उस टाइम भी यूरोप का कोई स्टैंड नहीं था, ठीक है, तो वो आप बोल सकते हो कि ऐसा भी है कंट्री, मतलब यूरोपियन यूनियन पूरा जो है G20 का पार्ट है, तो उससे डील करना भी प्रॉब्लमैटिक ही होगा इंडिया के लिए, क्योंकि उसका डुअल कैरेक्टर है, तो वो भी एक चैलेंज है, वो चैलेंज का बता रही हूँ मैं आपको। ओके, तो और क्या पॉइंट रह गया कुछ?
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया। और इंडिया की क्या प्रायोरिटी इस साल की? विमेन एम्पावरमेंट है, ग्रीन, हाँ ग्रीन लाइफ, वो लाइफस्टाइल वाला पॉइंट बोल सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पॉइंट नहीं बोला किसी ने, वो अच्छा पॉइंट था, वो इंक्लूड कर सकते थे आप। अभी जैसे यूएन की रिपोर्ट है, तो यूएन का कहना है कि सारी कंट्रीज का टारगेट है कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, लेकिन वो ना ऑफ ट्रैक हो रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आई थी यूएन की, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर सकते थे कि इंडिया का चैलेंज रहेगा कि कैसे कंट्रीज को वापस से ट्रैक पे लाया जाए रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। वो पॉइंट आप बोल सकते थे। फिर और क्या पॉइंट था, और है क्या कुछ? मैम माइग्रेशन के ऊपर बोल सकते हैं चाहे तो। क्या रोहिंग्या क्राइसिस? मैम इंटरनेशनली आप देखोगे तो माइग्रेशन भी बहुत होता है ऐसा, जो मैम जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनको लेबर बना के काफी कंट्रीज में यूज किया जाता है। जैसे सऊदी अरेबिया में अभी वो फुटबॉल स्टेडियम बनाने के लिए काफी इंडियंस को भी वो किया गया था, तो उसके वो कारण। तो आप उस पॉइंट में बोल सकते हो ना कि इंडिया एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, की जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं या लेस डेवलपिंग नेशंस है, वहां पे आप ये पॉइंट बोल सकते हो कि इंडिया कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा है सबको। तो इंडिया के शोल्डर्स पे ये जिम्मेदारी है कि कैसे पूरा करना है। और क्या पॉइंट रह गया प्रायोरिटी में? ग्रीन लाइफ से बोल सकते हो, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट से बोल सकते हो। बहुत ज्यादा पिछले 3-4 साल में एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस है। पीएम ने वो कौन सा लॉन्च किया था, प्रो प्लैनेट पीपल, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट करके था, कि हमें हमारी जो हैबिट्स है, हमारा जो बिहेवियर है, वो एनवायरनमेंट के साथ सिंक में होना चाहिए। सर्कुलर इकोनॉमी भी। हाँ सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, सोचो। और तिब्बत के ऊपर बता सकते हैं हम लोग कि चाइना का जो तिब्बत तिब्बत चाइना का जो एग्रेशन है, मतलब वो तो चाइना का पार्ट बन चुका है, लेकिन ताइवान के ऊपर कैसे करें? देखो ताइवान की प्रॉब्लम ये है कि ताइवान को इंडिया भी एज इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज नहीं करता है ना। इंडिया ने भी कभी इंडिपेंडेंटली ताइवान को एज अ कंट्री नहीं रिकॉग्नाइज किया है। सिर्फ यूएस एड देता है ताइवान को, राइट। सो वो आप अभी बोल नहीं सकते क्योंकि इंडिया की अभी पॉलिसी में वो इंडिपेंडेंट है नहीं। फिर आप हाँ वो पॉइंट बोल सकते हो आपकी साउथ चाइना सी में जो चाइना का एग्रेशन है उस पे बोल सकते हो, वो पॉइंट वैलिड है। क्योंकि वहां जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, ये सब बहुत तंग है चाइना से। क्योंकि धीरे धीरे जो इनके आइलैंड्स थे वो सारा चाइना मतलब न्यूक्लियर वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी के तहत क्या करता है कि पूरा कैप्चर कर लेता है आइलैंड्स को, एंड बाद में बोलता है कि ये तो हमारा पार्ट है। तो वो बोल सकते हो कि चाइना का एग्रेशन है साउथ चाइना सी में, वो पॉइंट वैलिड है। वहां पे जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, तो वहां पे फिलीपींस आई थिंक गया था चाइना के अगेंस्ट, तो कोर्ट ने भी बोला कि नहीं चाइना को कि आप गलत कर रहे हो, बट चाइना ने नहीं माना। तो उस पॉइंट पे इंडिया ने सपोर्ट किया था कि जब कोर्ट का ऐसा फैसला है, चाइना नहीं मान रहा है, तो उस पॉइंट पे आप बोल सकते हो कि चाइना का एग्रेशन है, राइट। चाइना +1 पॉलिसी को प्रमोट कर सकता है इंडिया। हाँ वो ठीक है कि जो नेशंस हैं वो चाइना को छोड़कर इंडिया में आना चाह रहे हैं, वो ठीक है पॉइंट। बट पूरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाइना ही चाइना के पॉइंट्स हो, राइट। और कोई पॉइंट? मैम जैसे वो जो चाइना का +1 वाला अभी बोला ना कि चाइना छोड़ के कंट्रीज इंडिया में आना चाहती है, तो मैम हमको तो ग्लोबली देखना होता है ना, ग्लोबल हाँ इकोनॉमी। मैं तभी बोल रही हूँ ना कि ज्यादा ऐसा ना हो कि चाइना चाइना के पॉइंट्स हो। नहीं वो चाइना +1 का क्या है कि जैसे चाइना की पॉलिसीज होती हैं कि वो पहले जैसे कहते हैं ना प्यार से उस कंट्री को बुला के डेट दे, अपने उसमें पैसे देगा, उसको लोन हाँ देगा। फिर उसको अक्वायर कर लेते हैं। हाँ फिर उसको धीरे धीरे एक्वायर कर लेता है, फिर धीरे धीरे कंट्रीज को ये चीज समझ आने लगती है, राइट। तो वो चाइना से थोड़ा शिफ्ट अब आ रहा है इंडिया पे कि चलो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना कि सारे पॉइंट्स चाइना के हों, थोड़ा इसीलिए रशिया यूक्रेन ठीक था। थोड़ा यूरोपियन यूनियन की बात करो, यूएस रशिया, यूएस चाइना की बात कर सकते हो। इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइस, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, ये सारे पॉइंट्स बोल सकते हो। फिर हाँ लास्ट में ये बोल सकते हो कंक्लूजन में कि इंडिया की अप्रोच क्या है, कि इंडिया की अप्रोच है इंक्लूसिव और रेजिलिएंट अप्रोच है, राइट। एक्शन ओरिएंटेड, डिसाइसिव, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट,
ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। फिर आप हाँ लास्ट में ये बोल सकते हो कंक्लूजन के टाइम कि इंडिया जो है, इंडिया का एम है विश्व गुरु बनने का, राइट। तो ये इंडिया के पास अच्छा मौका है। इंडिया इंडिया कैन बी क्या कह सकते हैं, लाइट हाउस की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। सबको रास्ता दिखाने का काम इंडिया कर सकता है इस साल की प्रेसिडेंसी, और इंडिया खुद को असर्ट भी कर रहा है, प्लस इंडिया धीरे धीरे कैन बिकम अ विश्व गुरु बाय दिस। तो एक पॉजिटिव नोट पे आप एंड कर सकते हो इसको कि हाँ चैलेंजेस हैं बट इंडिया के पास मौका है, इंडिया ये चीजें कर सकता है, राइट। और कोई डाउट? मैम इसके अलावा अगर एंटी करप्शन पॉइंट्स अगर हम लोग बोले, जैसे हमारे यहाँ पीएनबी स्कैम हुआ या फिर किंगफिशर का स्कैम हुआ, तो उसके अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे अगर उसकी में बात करें तो वो सही होगा मैम इसमें? नहीं, उस पे क्या बोलना चाहते हो? स्कैम हुआ फिर उसका क्या बताना चाहते हो आप? मैम जैसे हमारी कंट्री से लोग दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो उनको उनकी सिटीजनशिप मिल जाती है और फिर उनको वापस लाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम लोग ये बोले कि कंट्रीज में अगर ऐसे कोई एविडेंस होते हैं तो फिर उनको कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए और उनके जो विक्टिम होते हैं उनको वापस करे। वो एग्रीमेंट साइन होते हैं कंट्रीज के बीच में, जो आप बता रहे हो ना, वो ऑलरेडी कुछ कंट्रीज के साथ इंडिया के एग्रीमेंट साइन हैं ऑलरेडी। तो वो यहाँ पे रेलेवेंट नहीं होगा G20 के लिए, क्योंकि G20 के लिए ना कुछ सेट प्रायोरिटीज होती हैं जो इंडिया ने लास्ट ईयर ही बता दी थी कि हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो फिर ये उतना रेलेवेंट नहीं होगा यहाँ पे पॉइंट जो आप बोल रहे हो। वो तो पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट्स हैं साइन, अब किसी ने नहीं करे तो इंडिया ने भी साइन नहीं करा वापस, ठीक है। और वो तो फिर नेगेटिव पॉइंट ही जाएगा इंडिया का भी। और कोई पॉइंट? मैंने आज मतलब इंट्रोडक्शन के अलावा मैंने कुछ जो पॉइंट रखा हो, मतलब पॉइंट कैसा था? इंट्रोडक्शन आपने तो एक तो पता नहीं कौन सी शताब्दी पकड़नी थी, फिर आपने अच्छा मैंने आपके पॉइंट बताए नहीं क्या? नो मैम। ठीक है। हाँ आपने पॉइंट बोला कि हाँ आपने ये अच्छा पॉइंट बोला कि जो साउथ एशिया है उसकी सारी प्रॉब्लम्स है वो इंडिया रख सकता है, राइट। तो साउथ एशिया ना बोल के आप ग्लोबल साउथ बोल दो, पूरा का पूरा साउथ, पूरे के पूरे अंडर डेवलप्ड नेशन, सबकी वॉइस जो है इंडिया कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकता है। फिर आपने बोला कि जैसे हाँ ये अच्छा पॉइंट था आपका कि मीटिंग्स हो रही हैं कश्मीर में, अरुणाचल में, तो इससे क्या कर रहे हैं, इंडिया असर्ट कर रहा है कि ये हमारा ही पार्ट है, राइट। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। जैसे कुछ कुछ कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट भी नहीं किया, यस मैम। है ना, तो वो आप बोल सकते हो कि ये इंडिया खुद को असर्ट कर रहा है, वो पॉइंट अच्छा था। फिर आपने रशिया यूक्रेन मीडिएशन का पॉइंट बोला, चाइना को काउंटर करने का पॉइंट बोला। फिर आपने दोबारा आई थिंक मेन मीटिंग वाला पॉइंट ना रिपीट किया था जो ऑलरेडी हो चुका था कि सितंबर में मीटिंग होगी, उसका उतना रेलेवेंस नहीं है। ऑलरेडी वो पॉइंट किसी ने बोल दिया था कि मीटिंग होने वाली, फिर आपने वो पॉइंट रिपीट किया था फिर से। यस मैम। ठीक है राहुल, आपने बोला था। यस मैम। मैम हाँ ऐसा था कि मतलब उन्होंने बोला कि मतलब जो सितंबर में होने वाला है, बट G20 की मीटिंग तो मतलब पिछले साल से ही हो रही है ना। हाँ मीटिंग्स हो रही हैं पिछले साल से, पर वो फिर इस टॉपिक के रेलेवेंट नहीं है ना। हम ओके जो मैम। डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक अलग है, तभी तो मैंने आपको टॉपिक स्पेशली वो लिखाया था कि इंडिया के क्या चैलेंजेस हैं, राइट। सो आपने पॉइंट्स कम बोले हैं आज, तो नेक्स्ट टाइम से आपने पॉइंट ज्यादा बोलने हैं। तो मैम क्या होता है ना, मतलब मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, एक दो मतलब एक लाइन दो लाइन बोलता हूँ, फिर मतलब रुक जाता हूँ एकदम डायरेक्ट। हाँ तो अभी आज आपका सेकंड डे ही है, आप धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे, कोशिश करो बस बोलने की। आज सेकंड डे ही तो है ना आपका, सेकंड GD है आपका आज, यस तो बस मैम। वो तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। अंकित आप भी प्लीज नेक्स्ट टाइम से आप पॉइंट्स बोलो, कोई बात नहीं गलत बोल दो पर बोलो, जी मैम। ठीक है। मैम आप ऐसे बोलोगे नहीं तो फिर कोई बोलने ही नहीं देगा आपको। मैम क्या आप रेटिंग दे सकते हैं मतलब इस पे आप? रेटिंग किस चीज की? मतलब वही कि मतलब देखो आप पहले एक बार 10-15 GD लगाओ, फिर मैं रेटिंग दूंगी आपको। ओके मैम। मैम एक कंक्लूजन जैसे कि मेरे से हुआ नहीं था आज, तो उसका एक स्ट्रक्चर बता सकते हैं आप जनरल सा? मुझे हाँ कंक्लूजन नहीं होता क्योंकि कभी भी मैं कंक्लूड नहीं कर पाता हूँ, हमेशा तो फिर जीडी में नेक्स्ट से टाइम पे रहता आप है। नहीं कंक्लूड करना है। ओके मैम। कंक्लूजन का बेसिक स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि जैसे सपोज सबने अब सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, तो आप बोल सकते हो कि ओके
टॉपिक को देखते हुए आपने बोलना है कि जैसे ये टॉपिक ठीक था, नॉर्मल था, कोई सेंसिटिव टॉपिक नहीं था, तो आप बोल सकते हो कि वी हैड अ वेरी हेल्दी डिस्कशन ऑन द टॉपिक। ओके, सो फिर आप कुछ चैलेंजेस गिनाओ उसके, ठीक है। जैसे आज का टॉपिक था G20 का, फिर आप कुछ चैलेंजेस बताओ कि सम ऑफ द चैलेंजेस विच इंडिया हैज राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंसी, कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। लेट्स से कि एनर्जी सिक्योरिटी का चैलेंज है, वी हैव क्लाइमेट चेंज, सीवियर क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, है ना, वी वांट कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट रहे टेम्परेचर, ठीक है। इन्फ्लेशन का चैलेंज है, रिसेशन, वॉर है, ठीक है। ये सारे चैलेंजेस आप गिना सकते हो। फिर आप बोलो कि बट इंडिया ऑल्सो हैज द अपॉर्चुनिटी दिस ईयर टू रिप्रेजेंट अ कलेक्टिव वॉइस, है ना। इंडिया के पास इस साल प्रेसिडेंसी है, मतलब इंडिया के पास इस बार पावर है। फिर इंडिया अपने आप को असर्ट कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहता है 2047 तक। इंडिया ने कुछ एजेंडा सेट किए हैं, इंडिया की कुछ प्रायोरिटीज हैं, तो आप उनके बारे में बता सकते हो कि पहले ये चैलेंजेस थे, अब इंडिया कैसे एड्रेस करेगा। तो टू कॉम्बैट दीज चैलेंजेस इंडिया हैज असर्टेड इटसेल्फ विद सम ऑफ द प्रायोरिटीज। फॉर एग्जांपल कि इंडिया इज वर्किंग ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रोवाइजेशन, इंडिया इज वर्किंग ऑन वुमेन लेड डेवलपमेंट। जैसे इंडिया की 50% पॉपुलेशन विमेन है ना, तो अगर आधी पॉपुलेशन डेवलप नहीं होगी तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी आगे। तो इंडिया का वो एजेंडा है, विमेन लेड डेवलपमेंट हो। फिर इंडिया लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट पे काम कर रहा है, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर रहा है, तो आपने वो कुछ प्रायोरिटीज एरिया बता दी, मतलब सोल्यूशन भी दिया साथ साथ, ठीक है। तो पहले चैलेंजेस बताओ, फिर सोल्यूशन बताओ, फिर लास्ट में आप ऐसे बोल सकते हो कि इंडिया कैन बी द लाइट हाउस for this year's G20 presidency and eventually it can attain its goal to become a विश्व गुरु। तो इस लाइन से आप कंक्लूड कर सकते हो पॉजिटिव नोट पे कि हाँ इंडिया की तारीफ हो गई है लास्ट में। मैडम अगर मेरे पास कोई डेटा अवेलेबल ना हो, जैसे कि मान लीजिए कोई पॉइंट दे दिया कि पॉवर्टी के ऊपर, मतलब जीडी का टॉपिक, अगर मेरे पास ऐसा मान लीजिए कि कोई मतलब पॉइंट ना हो कि पिछले साल पॉवर्टी कितना था, इस साल पॉवर्टी कम हुआ है कि ज्यादा हुआ, तो उस टाइम पे मैं स्टार्टिंग कैसे करूँ? ऐसे क्वालिटेटिवली कोई बातें तो मैं नहीं रख सकता कि मतलब आपको एग्जैक्ट पिछले साल का डेटा पता हो ये जरूरी भी नहीं। आप एक रफली डाटा बोल सकते हो कि जैसे इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है ना, तो लगभग आप बोल सकते हो कि 25-30 करोड़ जो लोग हैं वो अंडर पॉवर्टी हैं। ठीक है, मैडम उस टाइम पे क्या मुझे स्टार्टिंग करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? नहीं कर सकते हो आप, अगर पॉवर्टी का कोई टॉपिक आता है तो आप ऐसा बोल सकते हो। मतलब वो अगर मेन टॉपिक है, मतलब जीडी का टॉपिक ही वही है कि पॉवर्टी के रिलेटेड आप लोग डिस्कस कीजिए, तो उस टाइम पे मैं हाँ तो आप ये डाटा प्रेजेंट कर सकते हो पॉवर्टी का कि इंडिया की पॉपुलेशन। मतलब अच्छा नहीं, मतलब अगर याद नहीं आ रहा कि पॉवर्टी का डेटा क्या है, तो उस टाइम पे मैं ऐसे क्वालिटेटिवली क्या बोल सकता हूँ कि पॉवर्टी कम हो रहा है हम लोग का, मतलब हाँ आप ये बोल सकते हो कि इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स हैं और इवेंचुअली कुछ रिपोर्ट्स का कहना है, रिपोर्ट का नाम लेने की कोई जरूरत है, आप ये बोल सकते हो कुछ स्टडी सामने आई है, कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि पॉवर्टी पिछले 10 साल में कम हुई है। ऐसे बोलो, जनरल स्टेटमेंट दो, ऐसा नहीं बोलना कि पिछले साल से कम हो गई है, क्योंकि वो आप श्योर नहीं हो फिर, पर 10 साल में कुछ तो कम हुई होगी, और हुई भी है एक्चुअली। ये स्टडी भी थी, थोड़े टाइम पहले रिपोर्ट आई थी कि 10 साल में इंडिया की पॉवर्टी कम हुई है। आप जनरल स्टेटमेंट दो, ठीक है, कि कुछ रिपोर्ट्स का कहना है। ये मत बोलो कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल इतना डेटा, वो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट दो कि 10 साल में कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि इंडिया में पॉवर्टी कम हुई है, बस। कितनी कम हुई है वो भी नहीं बताना। अगर आपको एग्जैक्ट कुछ याद नहीं है, सिंपल जनरल स्टेटमेंट दो, नाम भी नहीं लेना किसी इंस्टीट्यूशन का कि किसने रिपोर्ट बनाई, क्या किया, कुछ नहीं, राइट। फिर पॉवर्टी पे आप जैसे पॉवर्टी के इंडिकेटर्स होते हैं, पॉवर्टी किस चीज से मेजर करते हैं, है ना। पॉवर्टी सिर्फ इनकम की नहीं होती है ना, तो आप पॉवर्टी के डायमेंशन पे बात कर सकते हो कि इनकम सिर्फ एक क्राइटेरिया है पॉवर्टी का, कि जैसे वर्ल्ड बैंक ने एक डेफिनेशन तय कर रखी है कि सपोज आपकी इतने डॉलर है पर डे, तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो या अबव पॉवर्टी लाइन हो, तो वो सिर्फ एक क्राइटेरिया है इनकम का। पॉवर्टी आपकी मेजर होती है हेल्थ से, न्यूट्रिशन से, कि आप कितनी कैलोरीज पर डे खा रहे हो, है ना, वो भी एक पॉवर्टी का पार्ट है। पॉवर्टी जैसे इंडिया में हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मेजर करते हैं, उसमें बहुत सारे डायमेंशन हैं कि एक बच्चा स्कूल कितने साल गया, बच्चे को खाना क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन क्या मिल रहा है, बच्चे की हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसी है, तो वो डायमेंशन है पॉवर्टी के।
पॉवर्टी मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। तो आपको कोई टॉपिक दिया जाता है ना, आपको उसकी डायमेंशंस अलग अलग सोचनी है। पॉवर्टी का अगर कभी टॉपिक आता है तो अमर्त्य सेन को कभी मत भूलना, ठीक है। इंडिया के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं वो, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था पॉवर्टी इंडेक्स के रिगार्डिंग, राइट। तो इस तरीके से आप, चलो ये तो हम पॉवर्टी पे पहुंच गए, वापस आते हैं G20 पे। G20 पे एक और चीज मुझे जो याद आ रही है वो ये था, आप वो बोल सकते थे, वो पॉइंट किसी ने नहीं बोला, रिफॉर्म्स इन इंस्टीट्यूशंस। जो वर्ल्ड लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे UNSC है, WTO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो इंडिया चाहता है कि इन इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स आए। इंडिया UNSC का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन चाइना हमेशा, चाइना के पास वीटो पावर है, तो चाइना यूज करता है वीटो पावर को और मना कर देता है, राइट। तो इन इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स आने की जरूरत है। UNSC का मेन पर्पस था कि पीस को एस्टैब्लिश करना, लेकिन जब लड़ाई हुई रशिया यूक्रेन की, तो कहाँ गई वो पीस, तो वो फेल हो गया एज एन इंस्टीट्यूशन, राइट। तो हम चाहते हैं कि उस फेल्ड इंस्टीट्यूशन में कोई बदलाव आए, रिफॉर्म्स आए, और ये भी इंडिया का वन ऑफ द एजेंडा है। जैसे WTO है, WTO कहते हैं कि पार्शलाइज्ड होता है टुवर्ड्स डेवलप्ड नेशन, क्योंकि जो वहां पे बंदे बैठे हैं, जो चेयरमैन है, मेंबर्स है, वो वहीं के होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो WTO जैसे इंडिया को मना करता है कि आप इतनी सब्सिडी नहीं दोगे। इंडिया का काम ही, जो इंडिया में लोग हैं, जो किसान हैं, उनका काम ही सब्सिडी से चल रहा है, तो कैसे नहीं दे इंडिया सब्सिडी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एजेंडाज हैं, तो इस उस डायरेक्शन में भी सोचना है आपको, राइट। कि WTO बार बार कहता है इंडिया को कि आप सब्सिडी मत दो, लेकिन इंडिया में मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, राइट। तो आप थोड़ा उसको WTO से लिंक कर दो, थोड़ा UNSC से लिंक कर दो कि मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिफॉर्म्स की जरूरत है हमें, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स थे। कोई डाउट किसी को? सबके सैड फेस हो गए, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। मैंने जो लास्ट में कंक्लूड किया था वो कैसा था? वो अच्छा था, आपने अच्छा कंक्लूड किया था, आपने पॉइंट्स बोले थे रेलेवेंट, अच्छा था कंक्लूजन। बस कुछ और चीजें उसमें ऐड कर सकते हो लास्ट में, इंडिया की ग्लोरी बढ़ाने के लिए 2-3 लाइनें, ठीक है। बाकी अच्छा था कंक्लूजन। चलो फिर अब हम परसों मिलेंगे, ओके। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।